जय हिंद साथियों। शिक्षा प्लस एकेडमी के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एएलपी टेक्नीशियन और यूपी पुलिस एसएससी मतलब मैथ्स का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें हम सारे के सारे एग्जामों के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो या टेक्नीशियन हो या यूपी पुलिस एएसआई वाला हो। तो हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज आपको हर दूसरे दिन लगातार मिलती रहेगी। आज हम स्टार्ट करते हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मान से समीकरण निकाय 17x प्लस एम बाई प्लस 102 इक्वल टू 0। और मतलब आपके पास दो इक्वेशन इन्होंने दे दी हैं। दो इक्वेशन आपको दे दी हैं कि एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो पूछ रहा है उसके असंख्य हल है। देखिए ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप तीन कंसेप्ट है, पहले तीन कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें तीन क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे केस नंबर फर्स्ट पे ये बनता है कि यदि यूनिक सोल्यूशन होंगे तो A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 ये नॉट इक्वल टू होता है। और नो सोल्यूशन के लिए होता है A1 अपॉन में A2 और इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और ये होता है तुम्हारा मैनी सोल्यूशन के लिए। ये आपके तीन केस होते हैं, तीन केसों से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैनी सोल्यूशन के लिए हम क्या होता है A1 अपॉन में A2 और इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और अपॉन में इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये आपका केस नंबर फर्स्ट है, ये आपका केस नंबर सेकंड है और ये आपका केस नंबर थर्ड है। तो इन्होंने पूछा क्या है कि कैसे सोल्यूशन दे दी इन्होंने, गिव इनफाइनेट सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन कह दो या आप इनफाइनेट सोल्यूशन कह दो। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन अपनाएंगे, A1 अपॉन में A2। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है ये आपका A1 का मान है, ये आपका B1 का मान है, ये आपका C1 का मान है और ये आपका A2 का मान है, ये आपका B2 का मान है और ये आपका C2 का मान है। तो जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे, इसमें जब डालेंगे तो 17 अपॉन, यहाँ पर देखते हैं हम A1 मतलब जो x का मल्टीपल होता है, ऐसी दूसरी इक्वेशन में देखेंगे तो 17 अपॉन में 23 इक्वल टू B1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर m है और अपॉन में B2 की वैल्यू यहाँ पर 299 है और C1 की वैल्यू हमारी क्या है, तुम्हारी 102 और अपॉन 138। देखिए अब होने रखता है यहाँ से हमें से m की वैल्यू फाइंड करवाइए। तो या तो आप ये वाले दो केस ले लीजिए या आप फिर ये दो वाले केस ले लीजिए। जब हम लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो वाले केस लेंगे, तो दो वाले केस लेंगे तो हम सोल्व करेंगे इसे 17 अपॉन 23 और इक्वल टू m अपॉन में 2299। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 23 और ये वजह तुम्हारा 6 मतलब 13 जा बाहर जा रहा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 70 मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये बन जाएगा यूनिट डिजिट 1 किस में आ रहा है, ओनली एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी 221। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है और या फिर मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हारी 221 हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा इंटू tan 7 थीटा इक्वल टू 1 है, जहां 7 थीटा एक न्यून कोड है, तो cos 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ये तुम्हारा एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो हम इसमें गिवन क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा है। इतना है, ये tan 7 थीटा है। tan 7 थीटा और इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 1। तो tan 3 थीटा इक्वल टू, इसे हम इस तरह लेकर जाएंगे तो 1 अपॉन की फॉर्म में पहुंचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं cot 7 थीटा। तो हमसे पूछी जो है cot 15 थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखते हैं tan 3 थीटा बराबर
इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम चेंज कर देंगे tan की फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे 19 माइनस के 70, क्योंकि आपका क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। tan 90 माइनस थीटा कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी प्लस रहते हैं। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3 थीटा और इक्वल टू 90 माइनस के 7 थीटा। इसे इधर लेकर आएंगे तो तुम्हारा tan थीटा, और tan थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 9 आ गई। हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे कोड 15 थीटा की वैल्यू पूछी, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू डालेंगे तो 15 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 9, तो ये बन गया तुम्हारा कोड 135। और कोड 135 की वैल्यू या तो पॉजिटिव 1 होती है, नेगेटिव 1, इसे हम और ब्रेक आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोड 90 प्लस 45, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस में पहुंच जाएगा, और माइनस के tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में यदि L पैरेलल M, यहाँ पर इन्होंने चित्र में क्या दे रखा है, यदि L पैरेलल M मतलब दो लाइनें इन्होंने दे रखी हैं, और दो लाइनें हैं L और M, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, समांतर है। तो कह रहा है कि A और B द्वारा चिन्हित कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये एंगल जो दे रखा है, इन्होंने एंगल दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल कितना है, और ये वाला एंगल इन्होंने गिवन दे रखा 110। अच्छा, और ये वाला एंगल इन्होंने दे रखा है, ये वाला एंगल है तुम्हारा B, और ये वाला एंगल है A, और ये वाला एंगल है C। तो हमसे पूछा है कि A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, A की एंड B की। तो देखिए जब हम इसमें लगाएंगे, जब हम चित्र को देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाली क्या है आपका, ये जिसे मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये क्या तुम्हारी एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर एंगल A और प्लस एंगल C की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी बात ये है कि जब ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर L पैरेलल M है, अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, एंगल C भी 110 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। क्यों, क्योंकि क्या है, ये तुम्हारे संगत कोण है। कैसे कोण है, ये संगत कोण है। संगत कोण होने के कारण ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर C की वैल्यू 110 आ गई है, और ऐसे ही मैंने बताया कि A प्लस C जब तुम्हारे पास 180 है तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर A प्लस C की वैल्यू 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई, 70। अब हम ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो A की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ओनली एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अगर हम B की वैल्यू फाइंड करने की बात करें तो B तुम्हारा एंगल कहाँ पर है, ये वाला एंगल तुम्हारा B है। अगर ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल कितना दे दिया हमने, A हमने फाइंड कर दिया है, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 70 डिग्री आई है। तो जब हम ये ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी इसमें, ये वाला तुम्हारा एंगल है तुम्हारा 70 का, और ये वाला एंगल है 40 का। तो तुमने क्या पढ़ा होगा, मतलब ट्राइंगल में प्रॉपर्टी है कि दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजाओं के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम B की वैल्यू की बात करें तो B की वैल्यू क्या होगी, 40 प्लस 70 होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये आपका पूछा गया है SSC CGL। तो इन्होंने क्या दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। एक समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड तुम्हें दो चीजें पता होना चाहिए कि उनकी ऊंचाई का रिलेशन क्या होता है और उनके क्षेत्रफल का होता है। यदि मैं त्रिभुज सब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा √3/4 और मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और ऊंचाई क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है तुम्हारी √3/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है क्या, साइड। अब इनमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है, हमें गिवन क्या दे रखी है, हाइट उसकी दे रखी है। तो जब इसकी हाइट दे रखी है, हाइट रख देंगे कितना, 7√3 और इक्वल टू √3/2 और डॉट मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर √3 से √3 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या तुम्हारा 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू साइड, मतलब साइड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। बट हमसे साइड की वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं है, हमसे पूछा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा √3/4 और मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू कितनी यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 14। इसे हम सोल्व करेंगे 2 जा बार 7 जा बार और ये जाएगा तुम्हारा 7 जा, मतलब 49 स्क्वायर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, इसे सही कर लीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब हम देखेंगे कि ऐसा हमें नंबर देखना, सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना, तो सबसे पहले हम 3 की बात करें तो 3 से हम कैसे देखते हैं कि उसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम देखेंगे 6 3 9 ये तो हो रहा है 3 से डिवाइड, 9 6 15 ये भी हो रहा है, 8 4 12 ये भी हो रहा है, 9 1 10 ये नहीं हो रहा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, अब हम देखेंगे 7 से कौन सी वैल्यू की डिवाइड हो रही है। जब 7 से हमने डिवाइड करेगा तो 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, कैंसिल आउट, और 7 से क्या हो रहा है ये वाला भी डिवाइड हो रहा है। तो 7 से हमारे पास 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, और जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 आंसर आ जाए। तो हम देखेंगे इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट इन दोनों में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी 84, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा स्क्वायर अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल हों तो हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है कि जिसके मूल अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा की पावर 3/बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3/अल्फा स्क्वायर। तो हमें मूल किसके फाइंड करने हैं, जिसकी इक्वेशन क्या होगा अल्फा 3/बीटा का स्क्वायर और फिर क्या है तुम्हारा बीटा की पावर 3 और अपॉन में अल्फा स्क्वायर। इसे हम लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए m है, और इसे हम लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए n रूट है। अब हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें इक्वेशन इन्होंने दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b अपॉन में, माइनस के b अपॉन b की वैल्यू माइनस माइनस मतलब 2 हो जाएगी, और ये तुम्हारा कितना है, एक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है तुम्हारा मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल होता है तुम्हारा c अपॉन में, c की वैल्यू तुम्हारी 4 अपॉन में 1 बराबर 4। तो इसके रूट ये वाले आ गए और इसके रूट ये वाले आ गए। अब हमें क्या करना है, m और n हमने 2 रूट माने थे, जब m और n हम 2 रूट मानेंगे तो यहाँ पर हम m प्लस n की वैल्यू निकाल, m प्लस n तुम्हारा क्या है अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 अपॉन में अल्फा स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा, ये बन जाएगा 3 और 2 कितना हो गया यहाँ पर पावर तुम्हारी बन जाएगी 5, ये बन गई तुम्हारी 5 और प्लस बीटा की पावर। अब है ना ये डिग्री क्योंकि 5 बन गई है, जब डिग्री 5 बन गई है तो हमसे क्या करेंगे ब्रेकआउट करेंगे, कैसे कंडीशन में, या तो अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन में मैं ब्रेकआउट कर लो या फिर अल्फा डॉट बीटा। कैसे करेंगे, हमसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, और माइनस की हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा की पावर 3 बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा की पावर 3 और अल्फा स्क्वायर, और अपोन में क्या चल रहा है आपका अल्फा स्क्वायर। इसे हम अल्फा डॉट बीटा का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा अल्फा की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये आप यह कह दीजिए कि ये ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसे आप ब्रेकआउट कर लीजिए। जब हम इसे ब्रेकआउट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। इस वाली कंडीशन को कौन से को, इस वाली कंडीशन को हमने क्या कर लिया है ब्रेकआउट कर लिया है। इसे हमने इस वाले को ब्रेकआउट कर लिया इस वाले में। अब इसे ब्रेकआउट करेंगे, जब हम इसे ब्रेकआउट करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस
क्या लिख सकते हैं हम इसे थोड़ा नीचे और लिख सकते हैं। ये बन जाएगा तुम्हारा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा और इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, इस वाली कंडीशन को हमने ये वाला तोड़ दिया है, जो इस वाली कंडीशन थी हमने इसमें तोड़ दी। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस के बीटा। तो ये क्या होगा, इसे हमने सबको ब्रेकआउट कर लिया और नीचे के चल लिया है अल्फा स्क्वायर अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। सब में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारी 2 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना बन गया तुम्हारा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा 4 है तो 4 2 कितना होगा 8। ये सोल्व करके ये आया। अल्फा प्लस बीटा की जब सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 बन गया 8 और माइनस 3 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा है, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी तुम्हारी 4 4 3 कितना हो गया 12 और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना तुम्हारा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब 4 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी 4 और 4 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसे हम और सोल्व करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस के 4 और ये बनेगा तुम्हारा 12 दूनी 24 में 60 गए तो माइनस के 16 और ये बचा तुम्हारा 16 दूनी 32। ये बन गया तुम्हारा 16, ये बन गया माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हुआ 64, 64 में से हम 32 गए तो 16 बराबर कितनी आएगी इसकी वैल्यू 32/16 इक्वल टू कितना आ गया 2। मतलब m और n सम उनका योगफल कितना आ गया 2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट m डॉट n। जब एम एन निकालेंगे हम यहाँ से, एम एन क्या होता है, एम एन मतलब अल्फा की पावर 3 अपॉन में बीटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बीटा की पावर 3 अपॉन में अल्फा का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ही बचा हुआ है तो यहाँ से एम डॉट एन क्या आ गया तुम्हारा एम डॉट अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा कितने इक्वल है 4। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन एक्स और प्लस के एम डॉट एन और इक्वल टू क्या होती है 0। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एम प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी आई थी 2, ये बन गया तुम्हारा 2x और एम एन की वैल्यू कितनी आई थी 4 और इक्वल टू 0। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 27 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उन्होंने दे क्या रखा है यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 27 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। पूछा किसकी वैल्यू, हमें पूछा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जब इसका सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये तो खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अब हमें वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है 425 और माइनस 2xy, जबकि हमें 2xy की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है तो हम 2xy की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यह कर देंगे दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और जब हम 27 का स्क्वायर करेंगे, देखो 27 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं 7 7 या 49 और 2 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 04, फिर क्या करते हैं 7 2 जा 14 और 14 का 2 टाइम्स कितना हो गया 28, इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 729 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 425, तो यहाँ पे 2xy की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 425 और प्लस के 2xy इक्वल टू 729। 2xy की वैल्यू निकालेंगे 729 माइनस के 425 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2xy इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 9 में से 5 गए 4 और 2 में से 2 गए तुम्हारे 0 और 7 में से 4 गए तो 3 आए। तो देखिए हमें 2xy की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे 304। तो इसमें सोल्व करेंगे 5 में से 4 गया 1, ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 121। मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा के क्या होते हैं सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए।
अल्फा प्लस बीटा और तुम्हारे ए प्लस बी के जितने भी तुम्हारे स्क्वायर हुए या क्यूब टाइप के जितने फॉर्मूले हुए वो सब के सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 और 11 जब दोनों से पूर्णतः विभाज्य हम देखेंगे तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना चाहिए कि ऐसा नंबर देख लो जो 9 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी डिवाइड हो रही हो। तो 9 की रूलिंग क्या होती है कि 9 की रूलिंग होती है इनका सम ऑफ डिजिट कितने से कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, 9 से हो जानी चाहिए। जिसे हम देखते हैं 7 2 से ये होते हैं तुम्हारा 7 और 2 9, 7 16 और 2 18 और 1 19, मतलब इसका समेशन आ रहा है तुम्हारा 27। और इसका जब हम सम देखें 9 8 17 और 1 18, ये भी कैंसिल आउट है, ये भी कैंसिल आउट है, 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15। देखिए ये तो 9 की टेबल से कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अच्छा आगे हम देखेंगे 8 और 1 9 और 1 10 और 9 19 19 और 9 28 और 8 36। तो कहने का मतलब हमें 11 की टेबल देखनी है। अब हम 11 का क्या कर सकते हैं, देखो 11 से हम डिवाइड जैसे सोल्व करेंगे तो 2 और 7 9, 9 और 1 10, मतलब 10 यहाँ पर आई है, 7 और 2 9, 9 और 8 17। क्या इनका समेशन, क्या इनका डिफरेंस 9 से भी डिवाइड 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही, इनके डिफरेंस आ रहा ओनली 7। तो 7 क्या 11 से डिवाइड नहीं होता, ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसे हम करेंगे 1 और 0 1 और कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 0 प्लस 8 और माइनस करेंगे हम, ये बनेगा तुम्हारा 0 प्लस का 9। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 और 1 9 और -9। हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और हम एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। जब इसे चेक करेंगे तो तुम्हारा बन जाएगा 1 और 1 2, 2 और 9 11, 8 और 9 17, 17 और 8 25 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। तो जब 4 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा लेंथी हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपी स्टेज 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए सबसे बड़ी क्या है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे इजी तरीका यही होता है कि हम इसे सोल्व कर लेंगे और मतलब सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद क्या निकाल लेंगे, डेसिमल में ही आएंगी सारी की सारी वैल्यू। देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे 7/9 है तुम्हारा, जब हम 7/9 को डिवाइड करेंगे, अच्छा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा 11/13 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, ये बन जाएगा तुम्हारा 110 बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 110 तो बन जाएगा 8 जा बार। एक डिजिट तक और चेक कर लेते हैं ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना होगा। तो फिर कितना बन जाएगा ये तुम्हारा, ये जाएगा फिर 6 जा बार। इसे हम चेक कर लेते हैं, जब हम 30 से डिवाइडेड करेंगे तो समथिंग समथिंग 13 104 बचे कितने 6 हो गया 0। तो ये जाएगा तुम्हारा 4 जा बार। कितनी बार जाएगा ये तुम्हारा 4 जा बार जाओ, तो ये जाएगा 0.84 जा बार। इसे हम डिवाइडेड करेंगे 25 22 को, तो ये जाएगा तुम्हारा पॉइंट लगाएंगे हम, ये बने तुम्हारा 200 और बचा कितना 20, फिर तुम्हारा आ गया 0.8, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब हम इसे चेक कर लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 जा बार जाएगा। तो 6 जा बार चेक करने की क्या आदत है, तो छोटा है तो इसे हम और ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा कितना जाएगा ये 8 जा बार जा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ बचा 4 4 मतलब 40 और ये जाएगा तुम्हारा 50। तो इसका सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी 88। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू 72 डिवाइडेड इतना इतना इतना। देखिए आपका चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है और ये पूछा है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जब इसे माइनस करेंगे तो 14 में से 19 जाएंगे तो यहाँ बचेगा -5। कितना बचेगा यहाँ पर -5 बचेगा और ये सब तुम्हारा ऐसी का ऐसे लिखा रहेगा, देखिए, और यहाँ पर माइनस है। तो इसे हम और सोल्व करेंगे 72। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट को तो सोल्व करेंगे, तो बन जाएगा 8 और मल्टीप्लाई 4, ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा कितना बन जाएगा ये 9 बन जाएगा। और 8 9 कितने होते हैं 4 5 9 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर क्या है तुम्हारा ये प्रोडक्ट का मतलब है, तो ये करेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 72। इसे हम और सोल्व करेंगे तो 72/4 और मल्टीप्लाई 72, ये कितनी बार जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा तुम्हारा 18 जा बार। और जब 18 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा, ओनली यूनिट डिजिट ही देख लिया करो।
तो यूनिट डिजिट क्या है तुम्हारे, दो ऑप्शनों मैच है, तो 82 जा क्या करेंगे तुम्हारा, क्योंकि 72 है तो 72 से ये तो बहुत कम हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा 1296। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 22 45 75 है, यदि यह 4% की दर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो आइए हम सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पॉपुलेशन उन्होंने दे रखी है, मतलब 4% क्या हो रहा है, एवरी ईयर क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता, मतलब आप सोल्व करना चाहोगे तो कितने ईयर की, मतलब 4% इंक्रीज हो रहा है तो 104 हो जाएगा, ये 104/100, 2 साल की बात चलिए तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 104 जो होता है वो 13 × 8, मतलब इसमें प्राइम फैक्टर कितना हो गया 13। तो एक ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जो 13 से पूरा पूरा ऑप्शन डिवाइड हो जाए, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसे हम डिवाइड करते हैं तो देखो, इसे हम जब चेक करेंगे जो 13 से डिवाइड हो जाए, तो 13 करना, 13 कितना बचा 10 हो गया 102, 13×7 = 91 बचे 11, और ये बचा 13×9 = 117, मतलब पूरा ये भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसे जब हम चेक करेंगे 13×10 बन जाए 13, बचे कितने 106, बचे 2 हो गया तुम्हारा 2, ये भी नहीं हो रहा है। इसे जब हम चेक करेंगे तो 13 बन जाए 13, बचे 10, 11 बच्चे, ये हो गया 110, फिर बचा तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 64 जाएगा 4 जावा, फिर बचे तुम्हारे 126, और तो ये तुम्हारा भी ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 से पूरा पूरा डिवाइडेड, कौन सा ऑप्शन हो रहा है 242684, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14% की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का है, ये आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस्ड पर क्या हो सकता है क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो हम सोल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट एक तरफ रख लेते हैं, और जो रुपए हैं वो रुपए एक तरफ रख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, 30 रुपये में 14 की दर से, तो ये 30 रुपये हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट 14 की दर से, क्या हुआ सीपी, मतलब खरीदे तो तुम्हारे पास क्या हो गया सीपी हो गया, और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से, 20 रुपये हैं और 7 की दर से इन्होंने बेच दिया, तो तुम्हारा ये क्या हो गया एसपी हो गया। तो ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बराबर करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को बराबर करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना, ऑब्जेक्ट को ये तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ऑब्जेक्ट बराबर होंगे। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 14, ये बन गया तुम्हारा 30, और ये बन गया 7 2 14, और ये बन गया 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो हम बात करते हैं इस पर, ये तुम्हारा हो गया सीपी और ये तुम्हारा हो गया एसपी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 10 का, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना 30 और मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10 मतलब 100.3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 किलो की छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होगा। तो देखिए इन्होंने क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट का यूज आप कर सकते हैं, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक तो एमआरपी होता है, एक सीपी होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है एसपी होता है। इन्होंने क्या देखा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की 2 किलो छूट दी जाती है। मतलब बट छूट किससे भी दी जा रही होंगी, तुम्हारी छूट जो दी जा रही होंगी वो एमआरपी पे दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि लेट कितना है तुम्हारा, ये आपका एमआरपी है, ये आपका एमआरपी है, और ये आपका सीपी है। यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, लेट सीपी हमने 100 रुपये लेट कर लिए हैं, तो इसके मूल्य में देखो जब 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब इसमें जब 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120। भाई 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% वृद्धि कर रहे हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट, मतलब 20, और 100 क्या हुआ पहले से ही है, तो कितना हो गया 120। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 100 से 120 हो गया। अब ये कह रहा है कि उस पर प्रत्येक 5% की 2 किलो छूटें दी जाती हैं। जब 120 रुपये पर, मतलब ये तुम्हारा एमआरपी, इस पर हम छूट दे रहे हैं 5% की, तो 95/100 और मल्टीप्लाई 95/100। तो इस स्थिति में उसका विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से क्या हो जाएगा, देखिए जब हम एमआरपी पर छूट देते हैं वो ऑलरेडी क्या बन जाता है, वो हमारे लिए एसपी बन जाता है। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 19 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ऐसे ही क्या करेंगे ये 19 बार जाएगा, और ये तुम्हारा 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा हो गया तुम्हारे 3 जा, कितना बचा यहाँ पर 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और मल्टीप्लाई नीचे बचा 10 से हम डिवाइड करेंगे 3 3 3 9 और 1 10, ये तुम्हारा आया और अपोन में
मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समथिंग समथिंग 108.3 आ गई। अब देखिए CP 100 रुपये था और SP 108.3 हो गया है, तो यहाँ पर 8.3% का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 16 देखे तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 स्टूडेंट है टोटल। कितने स्टूडेंट है, 64 स्टूडेंट है। तो 64 स्टूडेंट का मतलब ये है कि हमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर बॉयज कितने हैं और हमारे गर्ल्स कितने हैं। इन्होंने ये कहा है कि कक्षा 10 के हैं और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। यदि हमने लैट कर ले लड़के कितने मान ले x, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी x + 16। भाई जो लड़कियां जो है तुम्हारी, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो इन्होंने कितने टोटल स्टूडेंट इन्होंने कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट इन्होंने दे रखे हैं, इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 64। इसे हम सोल्व करेंगे 2x + के 16 = 64। तो 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 48 और x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 24। तो x मतलब यहाँ पर हमने लेट करे थे बॉयज। तो ये बता रहे हैं, इनसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बॉयज और रेशियो टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज कितने आए तुम्हारे पास 24 और स्टूडेंट कितने हैं तुम्हारे पास 64। इसका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा आपका 3 जबार और ये जाएगा 8 जबार, मतलब 3:8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ए ने 45,000 की पूंजी, मतलब ये 45,000 नहीं है, ये 450 मतलब 4,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के वर्ष की संपत्ति पर लाभ को 3:2 में, देखिए जो रेशियो जो था, लाभ जो था वो 3:2 में डिवाइडेड कर दिया। तो पूछ रहा है कि बी ने कितना निवेश किया। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए लाभ क्या होता है भाई, लाभ जब होता है एक तो हम क्या लगाएंगे मनी, मतलब जो आपने धन लगाया है और कितने समय के लिए, तो धन और समय का मल्टीपल यहाँ पर क्या होता है लाभ होता है। और इन्हें लाभ जो दे रखा मतलब लाभ का रेशियो दे रखा 3:2। तो तुम्हारे एक व्यक्ति ए हैं और एक तुम्हारे व्यक्ति ए बी हैं। ये तुम्हारे 4,50,000 की बात है, यहाँ पर इन्होंने लगाए 4,50,000। इतने टाइम के लिए लाभ हम कैसे निकाल लेंगे, जो आपने धन लगाया है वो कितने टाइम के लिए वो अभी हम देख लेंगे यहाँ पर। और डॉट और बी ने हमने लेट कर लिया इतने, मतलब बी की हमसे पूछे तो बी की हमने क्या कर लेंगे एक्स। इन्होंने कितने टाइम के लिए लगाया है यहाँ पर टाइम लिखेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन की, बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया और एक व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति, मतलब यहाँ पर क्या है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, जब 3 महीने के बाद 9 महीने तो इसने करा होगा और ए ने कितने महीने कर लिया होगा तो 12। देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये हम 12 में से माइनस कर देते हैं, यानी 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद ना 9 महीने बी ने काम कर रहा होगा और ए ने तुम्हारे 12 महीने। ये क्या आया, ये तुम्हारा आया पूरा लाभ आया, ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो। और इनका ही रेशियो उन्होंने कितना दे रखा है 3:2। तो हम लिखेंगे 450 और ये हो जाएगा तुम्हारा डॉट 12 और ये बन जाएगा तुम्हारा x × 9 और इक्वल टू इनका लाभ जो दे रखा है वो 3:2। इसे हम सोल्व कर लेंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे 3 3 जा 9 बन जाएगा, 3 4 जा ये बन जाएगा। तो ये कितना बन गया तुम्हारा, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 जा 8, मतलब 3x बराबर हो गया 45 और 2 4 जा 8। और इसमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, मतलब ये इधर का रहेगा और ये बनेगा तुम्हारा 9x बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 9x बन जाएगा, ये 9x है। तो यहाँ पर 9 से 5 जा बार चला जाएगा और 5 8 जा कितने हो गए 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4,00,000, मतलब इतने रुपए कितने आ गई, किसकी वो आ गई है बी की वैल्यू आ गई। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो रेशियो दे रखा है वो उसे ही निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कार्य कौन स्टार्ट कर रहा है, मतलब पहले दिन बी ने स्टार्ट करा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब ए कितने दिन में फिनिश कर रहा है 30 दिन में और बी कितने दिन में फिनिश कर रहा है 40 दिन में। हम इनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 120। जब 120 इसका एलसीएम आ जाएगा ये 4 जा मतलब
और ये जगह तुम्हारा 40 दिया, मतलब 3 जगह। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो सबसे पहले मतलब स्टार्ट कौन कर रहा है, बी। भाई पहले दिन की हम बात करें, जो फर्स्ट डे है, पहले दिन किसने काम करा होगा, बी ने तो काम करा होगा। कितने यूनिट काम कर रहा है, बी ने काम जो कर रहा है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। अब आया सेकंड, दूसरा डे, तो दूसरे डे में कौन आए तुम्हारे, ए आए, और ए ने कितना काम करा, 4 यूनिट। भाई ए ने कितना काम करा, 4 यूनिट। तो मतलब ये काम जो हुआ ये 2 दिनों का तो काम हुआ है। भाई 2 दिनों का काम कितना हो गया, टोटल 7 यूनिट हुआ, नहीं हुआ। पर हमें काम कितना करना है, हमें तो काम पूरा 120 मतलब 120 काम करना है ना। तो जब 120 काम करना है तो 120 कैसे करेंगे भाई हम तो काम पूरा 120 करना है, तो 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसके नियरेस्ट जाते हैं हम। यदि हम 17 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, तो 17 से इधर करते हैं तो बन जाएगा तुम्हारा 17, मतलब 17 दूनी 34, 34 दिन तो ये आ गए तुम्हारे, और 17 सत्ते 119। अब देखेंगे कि काम हमारे पास बचा कितना है। 119 काम हो चुका है और 120 हमें काम करना है, तो रिमेनिंग काम जितना काम बच जाता है, एक ही तो काम बचा। अच्छा करेगा कौन, ए या बी, भाई स्टार्टिंग तो बी कर रहा है, तो बी हमारा कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, डिवाइड बाई 3। और 34 दिन उसने ऑलरेडी पहले कर लिया है, तो 120 दिन काम जो होगा ये पूरा इतने दिनों में फिनिश हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 34 से 1/3, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 वर्षों के लिए 33% वार्षिक दर से इतने वर्ष साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है हमें, मिश्र धन ज्ञात करना है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हमें जब कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड के लिए हमें चाहिए एसआई और प्लस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। जब साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या होता है, पी आर टी मल्टीप्लाई 100। तो पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 22450, और आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 33%, और मल्टीप्लाई टी की वैल्यू दे रखी है 13। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऐसा ही आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2245, और इसकी मल्टीप्लाई करो 13 3 या 39 बचे 3 हुआ कितना, और 3 कितने हो गए, ये बना तुम्हारा 429। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2245 और मल्टीप्लाई 400, देखिए मल्टीप्लाई तो वहाँ पर करनी ही पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है नहीं जो को हम ऑप्शन से कर दें। इतना पता है यूनिट डिजिट तो 5 है, तो 5 तो सबके ऑप्शन में आ रहा है, तो इसमें सोल्व कर लेते हैं। जब हम सोल्व करेंगे इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे, और जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग समथिंग, ये बन जाएगा 0, और 9 दूनी 18 4 22, और तुम्हारा कितना आया 9 दूनी 18 और 2 20। ऐसी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा तुम्हारा 90, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा तुम्हारा 4, ऐसी इसकी कर दो, और ये बन जाएगा तुम्हारा 8। तो सोल्व करेंगे तो 5 0 11, और 8 4 12 और 1 13, और 9 4 13 2 15 और 1 16, 8 और 1 9, ये आ गया तुम्हारा। क्योंकि पॉइंट लगाएंगे हम एक के बाद तो पॉइंट लग जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। कितना आ गया 96 320 10.5। कह रहा है हमसे मिश्रधन। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हमें 22,450 क्या है, 22,450 रुपये और ऐड कर दो। जब इसमें 22,450 रुपये ऐड करेंगे, 22,450 रुपये इसमें ऐड करेंगे, 22,450 रुपये हमें इसमें ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा समथिंग समथिंग। जब हम ऐड करेंगे तो 22 और 9 कितने हो गए तुम्हारे, देखो करो अच्छे, ये कितना आया था, 22,450, 0 5 4 2 और 2, ये बन जाएगा 0.5, ये 0, ये 6, ये 7, ये 8, और ये आगे तुम्हारा मतलब 11,87,760.5 का करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या थोड़ी कैलकुलस थी, और कैलकुलस की आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 वर्षों के लिए 23,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 रुपये है, तो हमें रेट बताएं। देखिए इसके 2 ईयर का डिफरेंस जब भी होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इक्वल टू होता है जो आपका मूलधन, और ये होता है R/100 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व करेंगे। डिफरेंस में अंतर जो दे रखा है 230 का दे रखा है,
तो जब 230 लिखेंगे, अच्छा अमाउंट इन्होंने कितना दे रखा है, 23,000 दे रखा है। और रेट रेट की हमसे पूछी है, रेट अपॉन 100, इसे हम 2 बार लिखेंगे। जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो कैंसिल आउट और 1 जीरो से ये वाला कैंसिल आउट, मतलब 23 से बन जाए आर। यहाँ पर कितना आया, आर बराबर आ गया तुम्हारा 100 आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 10%। देखिए इस फॉर्मूले बेस्ड पे क्या आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, और ये आपके पास आया था यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करे। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक नाम है अमर और अमर ने काम करा 6 दिन, एक है तुम्हारे प्रेम, यदि वो प्रेम के साथ, इसके साथ देखो यहाँ पर प्रेम के साथ की बात चल रही है, तो अमर ने किसके साथ काम करा होगा, प्रेम के साथ काम करा होगा। कितने दिन काम करा, तो वह 2 दिनों में खत्म हो जाता। इसका मैं अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ले सकते हो वैसे तो 6 इसका एलसीएम आ गया। ये कितना बचा तुम्हारा, 1 जवार, ये बन जाए 3 जवार। मतलब अमर की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ गई भाई, अमर की एफिशिएंसी आ गई तुम्हारी 1, और ऐसे ही हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे प्रेम की, तो 3 में से माइनस कर देंगे, मतलब प्रेम की एफिशिएंसी कितनी आ गई। तो पूछ रहा है अकेले कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो 6 × 2 कितना आ गया तुम्हारा भाई, 3 दिन में उसका सारा का सारा काम समाप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत कितने हैं। देखो 3 क्रमागत लागत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत क्रम से 118 प्रति लीटर, 236 प्रति लीटर और 295 प्रति लीटर थी। यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद पर प्रति वर्ष औसतन 12,980 रुपये खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत बताइए। देखिए क्या होता है, कब पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था यूपीएसआई में पूछा गया था, और 2021 शिफ्ट थी सेकंड। सोल्व करते हैं। देखिए उन्होंने पूछा है प्रति लीटर औसत लागत। औसत लागत कैसे निकालोगे यहाँ, जब औसत लागत जिन्होंने पूछा है, देखिए औसत लागत क्या होती है तुम्हारी, कुल खर्च बटे कुल लागत, यही तो तुम्हारी एवरेज लागत आ गई। कुल खर्च देख लेते हैं, कुल खर्च इसमें कितना हुआ है, हाँ जी 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, पहली बात तो 3 वर्षों के लिए 118 रुपये इतना, 236 रुपये इतना, 295 रुपये। कोई आम आदमी उस पर प्रति बरस देखो 12,980 रुपये खर्च करता है, तो 12,980 और मल्टीप्लाई, मतलब 3 साल की बात चली तो यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल लागत कैसे निकालते हैं भाई, कुल लागत हम निकालते हैं कि कितना खर्चा हुआ है और कितने प्रति लीटर, 118, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12,980 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पहले 118 पर प्लस, और फिर हो जाएगा 12,980 और फिर हो जाएगा तुम्हारा 236 प्लस फिर 12,980 और डिवाइड वाइड कितना हो जाएगा, पहले इतना था फिर इतना हो गया, फिर हो गया 295। इसे हम सोल्व कर लेंगे। जब हम सोल्व कर लेंगे तो देखो क्या आएगा तुम्हारे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 मतलब 3 8 24, 3 27 तो 29, बचे 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 बन जा, ये आ गया। इसे हम जब डिवाइडेड करेंगे तो देखो डिवाइड करने का मतलब क्या है, तो ये आएगा तुम्हारा 110 बार, और से डिवाइड करेंगे तो ये 55 बार जाएगा, और से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा 4 बार जाएगा। और जब हम सबको सोल्व करेंगे तो 5 4 9 और ये तुम्हारा हुआ 5 4 9 और एक 10, यह गया 209, और 209 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 186.31 समथिंग समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का औसत वजन 128 किलोग्राम है। यदि एक्स और वाई का औसत वजन इतना हो तो एक्स वाई और जेड का दे रखा, तो हमसे पूछा कि वाई का वजन। देखिए कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम निकाल लेते हैं। मतलब योग क्या होता है, योग होता है तुम्हारा औसत, और कितने तुम्हारे नंबर हैं तुम्हारे एक्स वाई और जेड, ये 3 नंबर है, तो 3 × 128। इसे हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 384। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब कह रहा है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का जब हम निकालेंगे तो एक्स वाई कितने नंबर है, 2 नंबर है,
कितना दे रखा है 123, ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, ये 246 बन जाएगा। और ऐसे ही इन्होंने कितना दे रखा है वाई और जेड का, तो वाई प्लस जेड, और इसने दे रखा है 2 नंबर है तो 133 हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसे हम ऐड करेंगे। अब देखो हमें निकालनी किसकी वैल्यू में, तो बाई की वैल्यू निकालनी है। तो जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो या तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए या फिर हमारे पास जेड की वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए देखो एक्स और वाई की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, 246 दे रखी है, और यहाँ पर एक्स और ये वाई ये है। तो जब इनमें इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। ये बचा 8 और ये बचा तुम्हारा 3 और ये बचा तुम्हारा 1 था। जेड की वैल्यू कितनी आएगी 138। और जब हमसे पूछा वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाले तो वाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 266 माइनस के 138, कितना आया तुम्हारा 8। यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। इसे 85 किलोमीटर पर घंटे की चाल से देखो समान दिशा में चल रहे 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो मतलब इन्हें सेकंडों में पूछा है, सारा का सारा टाइम कितना है, ये सेकंडों में है। तो देखेंगे जब टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस उनमें स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1625 मीटर लंबा एक ट्रक, और देखिए ट्रैक है 1625 मीटर लंबा क्या है, ये ट्रैक है। तो 1625 तो ये आ गया प्लस 1525 मीटर लंबी ट्रेन है। स्पीड क्या है, स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो देखो जब दोनों ट्रेन भी है, जब दोनों के दोनों एक ही साइड में जाते हैं तो वहां पर स्पीड का क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वहां पर हम क्या लेते हैं, उनका सम लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी स्पीड मतलब 85 ये रही, और तुम्हारा कितना है 115 ये रही। तो 115 और माइनस के 85। अच्छा स्पीड जो है तुम्हारी ये किलोमीटर पर आवर में है, कितने में है ये तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में है। जब किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 में 18 हो जाएगा। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे 3150, और ये बन जाएगा 30 और मल्टीप्लाई 5 कितना बन जाएगा। ये देखिए काय में चेंज कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए स्पीड किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सोल्व कर लेते हैं अच्छी हम इसे। तो ये बन जाएगा 3 जावार और ये बन जाएगा तुम्हारा 5 जावार, ये बन गया तुम्हारा 25 और ये जाएगा ऊपर 3 और ये बन गया तुम्हारा 25। इसे सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा तुम्हारा 6, ये बन जाएगा तुम्हारा 2, ये बन जाएगा 6 जावार और मल्टीप्लाई 3। तो इसे हम सोल्व करेंगे कितना बन जाएगा तुम्हारा 378 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता हो। देखिए क्या दे रखा है इसमें, एक तो 20 किलोग्राम क्या है चावल दे रखा है, 20 किलोग्राम नहीं है यहाँ पर 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल, मतलब यहाँ पर किलोग्राम, एक तो 20 किलोग्राम चावल दे रखे हैं। 20 किलोग्राम चावल जो है वो 36 रुपये प्रति किलोग्राम से है। 20 किलोग्राम चावल जो है वो 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं। 56 है तुम्हारे, मतलब 20 किलोग्राम चावल जो है वो 56 रुपये प्रति किलो है। कितने हैं 56 रुपये प्रति किलो। ऐसे ही कह रहा है कि 36 रुपये प्रति किलोग्राम चावल वाले कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए। मान लो वो मात्रा हमने कि लेट कर ली एक्स, और ये तुम्हारे कितने 36 रुपये हैं, कि अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाले, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेंगे, 48 रुपये है, प्रॉफिट हो रहा है 120, तो 120 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम। तो इसे हम सोल्व करेंगे 0 से 0, ये बन जाएगा तुम्हारा 40 रुपये। तो मतलब ये कितना आ गया 40 रुपये आ गया। इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। ये बन गया तुम्हारा 6, ये बचा 1 और ये बन गया तुम्हारा कितना, यह है तुम्हारा 4। इसे हम डिवाइड करेंगे तो 4 मतलब 1:4 आया। पूछा गया हमसे, पूछा है कि ये कितने किलोग्राम चावल है। देखिए हम जब चेक करेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 गुना, मतलब 20 गुना है ये,
ये तुम्हारे कितने गुना है, ये 20 गुना है। और ऐसे ही तो फिर ये वाली वैल्यू कितने गुना होगी, ये वाली वैल्यू भी तुम्हारी कितनी होगी, 20 गुना होगी। तो मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 20 बराबर कितना आ गया, 80 किलोग्राम चावल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। निष्पक्ष पासे क्या होते हैं तुम्हारे, फेयर डाइस आर थ्रोन। पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देन द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ द डाइस विल बी 5। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसका बहुत ही चीज एक कंसेप्ट है। जब भी सम वाली बात आती है तो सम कितना होता है, मिनिमम 2 होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, मैक्सिमम होता है उसका 12। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 पास है, मतलब 5 4 3 2 बस। जब ये टेबल बन जाती है, इस टेबल बनने की देर है। पूछा क्या है कि दोनों ही पास है, मतलब दोनों ही पास है। यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते, प्रोबेबिलिटी होता है तुम्हारा अनुकूल तरीके अपोन में कुल तरीके, मतलब फेवरेबल स्पेस अपोन में सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल स्पेस कितने हो जाएंगे, देखो ये पूछ रहा है इनका सम 5 कहाँ पर आ रहा है, यही तो आ रहा है। कितनी बार आया, 4 बार, मतलब इसके फेवरेबल स्पेस 4। और पास से कितनी बार फेंके गए, 2 बार, तो 6 × 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए उपयुक्त आंकड़ों का मतलब क्या दे रखा है ये इन्होंने, ये 7 7 8 9 11 11 25 38 39 40 57, इनका हमें एक तो परास, या एक तो परास और एक होता है तुम्हारा बहुलक। कितना भिन्न, मतलब इनके दोनों के क्या पूछा, अंतर पूछा। जब इनका हम अंतर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें परास पता होना चाहिए। परास क्या होती है, इसे परास क्या होती है, देखो रैंक जब भी हम फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस के लोएस्ट वैल्यू। तो इसकी हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट तो 57 है और लोएस्ट कितनी है 7। तो 57 - 7 कितना आ गया इसका 50। ये क्या आ गई तुम्हारी, ये परासी तो आ गई। अब बहुलक देखिए 7 यहाँ पर 2 बार है, 8 भी यहाँ पर 1 बार है, 9 तुम्हारा 2 बार है और 11 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। तो इसका बहुलक कितना आ गया, बहुलक आ गया तुम्हारा कितना 11। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब डिफरेंस निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 39, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज करी है और ये सीरीज तुम्हारी मतलब हर दूसरे दिन आपको प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। यदि आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा प्लस एकेडमी, जहाँ पर हमें मैथ के मतलब हर एक, चाहे वो एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो या आपका एसआई वाला हो या फिर आपका आरपीएफ में जितनी भी वैकेंसी हैं, सभी के लिए मैथ यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम एक नई सीरीज और स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जो आरआरबी एएलपी वालों के लिए है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन वालों के लिए यहाँ पर हम फुल प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।